ओके जी, वर्क एनर्जी एंड पावर टॉपिक में हमने कुछ काफी हद तक उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी है. नाउ द लास्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज एनर्जी इक्वेशन. Okay, what is work energy equation? Your work energy principle. जनरली तो वर्क एनर्जी इक्वेशन बेसिकली क्या है कि जो आप ड्राइविंग फोर्स जो वर्क करती है, सो जो वर्क डन है बेसिकली वो कन्वर्ट हो जाता है गेन इन एनर्जी में. और वो एनर्जी में गेन काइनेटिक भी हो सकती है, वो लॉस पोटेंशियल भी हो सकती है. और इसी तरह वर्क डन जो है वो ड्राइविंग फोर्स के साथ साथ वो रेजिस्टिव फोर्स पे भी. आप इसमें ये कह सकते हैं कि नेट वर्क डन जो एनर्जी इक्वेशन है वो है नेट वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन नेट गेन इन एनर्जी. लेकिन हम इसको स्पेसिफाई करके लिखूंगा क्योंकि मैं टोटल जिसे कहते हैं नेट वर्क डन में लिखूंगा. मैं वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्सेस अलग, वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्सेस अलग उसको मेंशन करूंगा. और हर टीचर मैंने देखा है कि एनर्जी इक्वेशन को डिफरेंट वे से लिख रहे होते हैं, बट दे ऑल आर करेक्ट एट द एंड. उनका मीनिंग सबका सेम बन रहा होता है, किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू राइट द वर्क एनर्जी इक्वेशन इज वर्क डन by driving force minus work done by या against, एक ही बात होगी, by या against resistive force. Work done by driving force minus work done by resistive force is equal to gain in energy minus loss in energy. Let's go. So it is work done by driving force minus work done against या by resistive force is equal to gain in energy minus loss in energy. So आपकी पूरी एनर्जी इक्वेशन में ये 4 कंपोनेंट्स होंगे. So किसी एक हर स्पेसिफिक केस में हम देखेंगे कि इनमें से क्या 4 के 4 यूज होंगे एट अ टाइम. समटाइम्स ऐसा होगा कि उसमें सिर्फ ड्राइविंग फोर्स की वजह से वर्क होगा, रेजिस्टिव फोर्स होगी नहीं. मैं अगर आपको बता दें हॉरिजॉन्टल प्लेन है और वो सिंपली स्मूथ सरफेस है, सो उसमें रेजिस्टिव फोर्स फंक्शन ना हो तो इसका मतलब कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी. इसी तरह गेन इन एनर्जी काइनेटिक में भी गेन हो सकता है और पोटेंशियल में भी गेन हो सकता है, और काइनेटिक में भी हो सकता है. कि आपकी एनर्जी इक्वेशन क्या होगी. एनर्जी इक्वेशन आपकी यही होगी कि वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी. डिस्कस कर लेते हैं. तो ये केस थोड़े से लिख लेते हैं जिसके मुताबिक हम. एक केस ये है कि इफ देयर इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और प्लेन भी स्मूथ है, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और वो प्लेन भी स्मूथ है, उस प्लेन पे एक कार, अ कार इज मूविंग. तो अगर कार मूव कर रही है सो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई एक ड्राइविंग फोर्स होगी इस डायरेक्शन में. ऐसे ही है.
एक उस कार को मूव करने की कोई ड्राइविंग फोर्स एक्ट कर रही होगी। सरफेस स्मूथ है, मीन देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो रेजिस्टेंस, कोई सपोज एयर रेजिस्टेंस भी कुछ भी नहीं है। और वो किस स्पीड से मूव कर रही है? इट इज मूविंग विथ द स्पीड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम स्पीड, चले इंक्रीज, स्पीड इज इंक्रीजिंग। अब इस केस में अब स्पीड इंक्रीजिंग होती तो आपको बता दें कि इनिशियल स्पीड वाज 3, फाइनली 10 हो गई, या पहले 10 थी फिर 40 हो गई। अब बताइए इस केस में आपकी एनर्जी इक्वेशन क्या बनेगी? मीन उन 4 कंपोनेंट्स में से क्या 4 विल, इज देयर एनी वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स? यस, कुछ ना कुछ वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स जरूर होगा। सो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स होगा इसमें। क्या वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स कुछ है यहाँ पे? नो। सो आप इसका मतलब इस स्पेसिफिक केस में देयर इज नो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। ऐसे ही है इस केस में देयर विल बी नो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू, अब लिखते हैं। सो वो जीरो जहां पे जी उसको मेंशन करें। बताइए इसमें किस एनर्जी में गेन है? व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी पे गेन है या लॉस है? गेन है क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है। सो इन स्पेसिफिक यू विल राइट गेन इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज हैपनिंग विद पोटेंशियल एनर्जी? क्या पोटेंशियल एनर्जी में गेन है या लॉस है या कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो हाइट में ना ही इंक्रीज आ रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। सो देयर इज नो लॉस और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सो आपकी एनर्जी इक्वेशन ये बन गई, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। दैट्स इट, राइट? नंबर 2 केस देख लेते हैं। ओके, जब भी गेन होगा, आप देखिए ओरिजिनल रूल में मैंने जो लिखा हुआ है, गेन इन एनर्जी को हम पॉजिटिव लिखेंगे, और लॉस इन एनर्जी के बाहर हम, मैंने क्या मेंशन किया, देयर इज नेगेटिव साइन। सो दोनों में गेन भी हो सकता है, दोनों में लॉस भी हो सकता है, याद रखिए। कुछ अभी एग्जांपल आगे देखेंगे, लेकिन गेन के साथ आपने पॉजिटिव फॉर्मूला में लिखना है एनर्जी मेथड में, और लॉस के साथ बाहर नेगेटिव। नेक्स्ट केस देखिए, ये एक रफ प्लेन है, इस पे ऊपर कोई एक ड्राइविंग फोर्स भी एक्ट कर रही है, और स्पीड इज स्टिल इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग। जी बताइए इस केस में व्हाट विल बी द एनर्जी इक्वेशन? क्या वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स है? यस, सो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स भी है, माइनस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स भी होगा, बिकॉज दिस टाइम द प्लेन इज रफ। तो एक फ्रिक्शन फोर्स होगी, कोई रेजिस्टिव फोर्स होगी, सो देयर विल बी सम वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स एज वेल। इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी में गेन है या लॉस है? इट इज गेन, सो यू विल राइट गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में नीदर गेन नॉर लॉस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है। सो अब इस केस में दिस विल बी द एनर्जी इक्वेशन, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया? अब ये हर डिफरेंट केस में एनर्जी, अब मैं 2-3 इस तरह लिख देता हूँ केसेस, ताकि ओवरऑल जो भी क्वेश्चन है आप उस पर अप्लाई कर सकेंगे। तो थर्ड इज इंक्लाइंड प्लेन। This is a car moving up the plane. There is a driving force. Suppose it is mentioned that there is some resistive force as well. कोई resistive force भी है. Speed is decreasing. इस केस में बताइए what will be the energy equation? What is the energy equation? जी, वर्क ड्राइविंग फोर्स भी है, रेजिस्टिव फोर्स भी है, तो आप लिखेंगे वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स
माइनस वर्क डन अगेंस्ट या बाय रेजिस्टिव फोर्स is equal to what? What is happening with potential energy? Height is increasing, so there is a gain in potential energy. Gain in potential energy. और पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है ना, क्योंकि हाइट इंक्रीज हो रही है। और मैंने आपको ये बताया कि पार्टिकल बेसिकली अप, सॉरी, कार इज मूविंग अप द प्लेन, सो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर car is moving up the plane, so it means height is increasing, there is a gain in potential energy. And speed is decreasing, so it means there is loss in kinetic energy. So आप लिखेंगे minus loss in kinetic energy. So इस केस में आपकी एनर्जी इक्वेशन ये बनेगी। ठीक हो गया? Another inclined plane, there is a particle, this is a particle, it is sliding down, it is sliding down. So ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। और आपको अगर मैं बता दूं कि जस्ट स्लाइड मूव कर रहा है, ऐसा पॉसिबल है कि विदाउट ड्राइविंग फोर्स ये डाउनवर्ड मूव कर रहा हो? पॉसिबल है ना? वो बेसिकली इंक्लाइन प्लेन वो वेट का कंपोनेंट जो उसकी वजह से मूव कर सकता है। सो इट इज मूविंग, इट इज स्लाइडिंग डाउन। और क्योंकि सरफेस इज रफ और इसमें कोई एक रेजिस्टिव फोर्स भी है, देयर इज नो फॉरवर्ड या देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स कोई नहीं है यहाँ पे। इट इज मूविंग डाउन द प्लेन, एक्चुअली ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स। ठीक, नो ड्राइविंग फोर्स, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ड्राइविंग फोर्स इसमें कोई नहीं है। सो अगर ड्राइविंग फोर्स नहीं है तो बेसिकली वेट के कंपोनेंट की वजह से वो नीचे जा रहा है। ओके, अब वो नीचे जा रहा है और मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। अब बताइए व्हाट विल बी द एनर्जी इक्वेशन? जी, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स है कुछ? नो, जीरो। माइनस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स है, सो माइनस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू किस एनर्जी में गेन है? क्या किसी एनर्जी में गेन है? काइनेटिक एनर्जी में गेन है। स्पीड तो कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो देयर इज नो गेन, नीदर गेन नॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में गेन भी नहीं है और लॉस भी नहीं है। ऐसे ही है ना, स्पीड कांस्टेंट है, ना ही स्पीड इंक्रीज हो रही है ना ही स्पीड डिक्रीज हो रही है। सो फिर पोटेंशियल एनर्जी में क्या है? लॉस है। सो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस, और लॉस के हम लिखते हैं माइनस, सो वी विल राइट माइनस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सो अल्टीमेटली वो माइनस माइनस दोनों, वो दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएंगे, बट आपके पास जो एनर्जी मेथड है वो बनेगा माइनस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू माइनस लॉस इन पोटेंशियल। हॉरिजॉन्टल प्लेन, again rough, it is moving in this direction, there is a resistive force. क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये बॉल, ये जो बॉल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव करे टुवर्ड्स राइट विदाउट एनी ड्राइविंग फोर्स? पॉसिबल है कि नहीं? नहीं है पॉसिबल, जनरली तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर एक केस लें, सपोज कि मैंने एक बॉल को यहां से, ये पॉइंट ए से मैंने उसको एक बॉल को थ्रो कर दिया। अब मुझे बताइए यहाँ पे जब वो पहुंचा, इधर जब पहुंचा, इधर पहुंचा, इधर पहुंचा, क्या उसके ऊपर कोई ड्राइविंग फोर्स एक्ट कर रही है?
नो ड्राइविंग फोर्स इज एक्टिंग, मीन ऐसा पॉसिबल है कोई ऐसा सिनेरियो दे दे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर या भी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपने एक दफा स्टार्ट में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा दी, उसको पुश कर दिया, जिसका बॉल को भी एक दफा यहां से मैं थ्रो कर दूं तो काफी देर चलता रहेगा, नो डाउट कि वो डिसेलरेट करेगा, लेकिन वो स्टार्ट पे एक फोर्स लगी, उसके बाद उसके ऊपर कोई कॉन्स्टेंटली कोई ड्राइविंग फोर्स एक्ट नहीं कर रही। सो ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट राइट साइड पे मूव कर रहे हो और वो उस पर मेंशन ना हो कोई ड्राइविंग फोर्स, का मतलब उस पर पॉसिबल है कि ड्राइविंग फोर्स है ही नहीं। सो ये एक केस जिसमें मैं ले रहा हूं कि इसमें कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है। स्टार्ट में आपने उस ऑब्जेक्ट को पुश कर दिया एक दफा, स्टार्ट में आपने उसको एक एक दफा पुश कर दिया, उसके बाद कांस्टेंट कोई ड्राइविंग फोर्स एक्ट नहीं कर रही, और अब मैं आपको कह रहा हूं कि वो उसकी स्पीड इज डिक्रीजिंग। इस केस में बताइए व्हाट विल बी द एनर्जी इक्वेशन? इज देयर एनी वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स? नो, वर्क डन ड्राइविंग बाय ड्राइविंग फोर्स इज जीरो, क्योंकि मैंने बताया कि स्टार्ट में आपने उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली कोई ड्राइविंग फोर्स से वर्क डन नहीं हो रहा। या आप ये कह सकते हैं कि ए पे आपने उसको पुश किया और आपने पॉइंट इस बी से ऑब्जर्व करना उसको स्टार्ट कर दिया, आपने पॉइंट बी से उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया, सो पॉइंट बी ऑनवर्ड तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, सो द वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज जीरो। व्हाट्स द वर्क डन? सो आप लिखेंगे वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, कुछ ना कुछ होगा, इज इक्वल टू, क्या काइनेटिक एनर्जी में गेन है या लॉस है? लॉस है क्योंकि स्पीड इज डिक्रीजिंग, और पोटेंशियल एनर्जी में नीदर लॉस नॉर गेन क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सो माइनस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सो आप देखिए कि जहां जहां पे लॉस आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, उसके बाहर हमेशा हम क्या लिखते हैं? माइनस। इसीलिए मैंने चेंज इन एनर्जी जब आपको फाइंड करने के लिए कहा था, अगर आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा आपने पॉजिटिव कैलकुलेट करनी है, बेशक लॉस भी हो, आपने हमेशा पॉजिटिव कैलकुलेट करनी है। और पॉजिटिव कैलकुलेट करने के लिए V1 शुड बी ग्रेटर देन V2, मीन दिस V1 शुड बी, यहाँ पे V1 को आपने हमेशा लार्ज पुट करना है ताकि आंसर हमेशा क्या आए? पॉजिटिव आए। अगर वो उसमें लॉस हुआ तो वो देखिए फॉर्मूला में हमने ऑलरेडी माइनस मेंशन किया हुआ है, जो हमने एनर्जी इक्वेशन में लॉस के साथ माइनस ऑलरेडी मेंशन होगा, तो आपने लॉस अलग से माइनस खुद से कैलकुलेशन नहीं करनी, माइनस कैलकुलेट करके वो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया? ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जहां पे आपने एनर्जी इक्वेशन लिखी है उसमें लिख लीजिए। देखिए एक और बात ये कि जब आपका इंक्लाइन प्लेन था, जब आपका इंक्लाइन प्लेन है उस वक्त आपका जो वेट है, उस वेट का ये जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, बताइए ये कंपोनेंट फॉरवर्ड फोर्स है या बैकवर्ड फोर्स है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप द प्लेन, ये बैकवर्ड फोर्स बनेगी। क्या हम इसको रेजिस्टिव फोर्स के अंदर काउंट करेंगे? वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स में काउंट करेंगे? नो। वेट के कंपोनेंट की वजह से समटाइम्स वर्क डन रेजिस्टिव होगा और समटाइम्स ड्राइविंग होगा। अगर यही ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा होता तो फिर वो फॉरवर्ड फोर्स बन जाती। याद रखिए कि वेट के कंपोनेंट की वजह से जो वर्क होगा वो हम ड्राइविंग में भी कंसीडर नहीं करेंगे और रेजिस्टिव में भी कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी में काउंट हो रहा होता है। ये जो कि देखे ना, mgh, mg क्या है? वेट, और हाइट क्या है? वो डिस्टेंस। तो ये वर्क, वेट की वजह से जो वर्क हो रहा है वो ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी में आप शो कर रहे होते हैं। आई एम रिपीटिंग कि यूजिंग वर्क एनर्जी इक्वेशन, वर्क डन बाय weight should not be mentioned
in driving or resistive. सो वेट की वजह से जो वर्क डन होगा वो हम एनर्जी मेथड में शो नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी में ऑलरेडी शो हो रहा होगा। सो वो ड्राइविंग या रेजिस्टिव में हम नहीं काउंट करेंगे, अगर वो आप काउंट करेंगे तो वो डबलिंग हो जाएगी। ओके, और इस एनर्जी इक्वेशन में हमें बार बार क्या चूज यूज करना पड़ेगा वो हम लिख लेते हैं। अगर एक पार्टिकल ने यहां विच इज एट एन एंगल थीटा, इंक्लाइंड प्लेन इज एक्टिंग एट एन एंगल, इंक्लाइंड प्लेन इज एट एन एंगल थीटा, एक ऑब्जेक्ट है जिसने मूव किया है दिस डिस्टेंस d एंड द हाइट इज, हाइट कितनी है h। तो व्हाट इज हाइट? हाइट इज इक्वल टू h, हमेशा यहाँ पे क्या होगा, h इज ऑलवेज d साइन थीटा। कैसे? अगर यहाँ साइन रेशियो अप्लाई करें, व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो यहां से व्हाट विल बी द हाइट? योर हाइट इज d साइन थीटा। सो बहुत से क्वेश्चन में आप हाइट को d साइन थीटा डायरेक्टली यूज कर रहे होंगे, बट एक्चुअली वो कहां से आ रहा होगा? वो हाइट बेसिकली वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आ रही है। हाइट इज इक्वल टू डी साइन थीटा से आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, h इज इक्वल टू डी साइन थीटा। जी क्लियर है यहां तक? सो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें एनर्जी इक्वेशन यूज होती हो। फ्रॉम दैट वर्कशीट जो कि ऑलरेडी आपको सेंड की हुई है, हमने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए थे अभी जिसमें एनर्जी इक्वेशंस यूज होती हैं। सो लेट्स डू दोस क्वेश्चन नाउ। ओके, हियर इज क्वेश्चन 3। A load is pulled along a horizontal straight track from A to B by a force of magnitude P Newton, which acts at an angle of 30 degrees upwards from the horizontal. The distance AB is 80 meters. The speed of the load is constant. That's important point. The speed of the load is constant and equal to 1.2 meter per second, and as it moves from A to the midpoint of A and B. जी, तो सबसे पहले वो कह रहा है कि जब वो A to B मूव करता है, इनफैक्ट A से दिस इज A to B, लेकिन अभी उसने बात की है सिर्फ A to the midpoint, से दिस इज द midpoint M। A to M तक जो मूव करता है, डिस्टेंस टोटल वाज 80 मीटर, so it means this is 40 meter, this is also 40 meter. So the speed is constant, and the speed is constant 1.2 meter per second. और जो लोड है वो कुछ ऐसा है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है? P न्यूटन। फोर्स इज P न्यूटन। Force is P Newton and that force is acting at an angle 30 degree.
For the motion from A to M, the value of P is 25 Newton. Value of P means जो force लग रही है वो 20. Calculate the work done by the force as the load moves from A to M. So इसके लिए तो कोई एनर्जी इक्वेशन है, सिंपली वर्क डन फाइंड करना है. क्या फॉर्मूला लगेगा? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा. It is एफ डी cos थीटा क्योंकि the force is acting at an angle. So force is 25. Distance traveled, do we know the distance traveled? 40 meter. Cos theta is 30. So आपके पास वर्क डन आ रहा है, बताइए. Point. So 866 joules. So the work done by the force as the load move from A to the midpoint is 866 joules. ठीक हो गया? ओके जी, पार्ट 2 देखते हैं. The speed of the load increases from 1.2 as it moves from M towards B. अब उसकी स्पीड क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है. तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा. For the motion from M to B, the value of P is 50. So अब P की वैल्यू क्या है? M से B तक पहले P 25 था, अब it is 50. And the work done against the resistance is same as that for the motion from A to M. The mass of the load is 35 kg. Find the kinetic energy of the load as it moves from M to B. जी एनर्जी इक्वेशन बताइए क्या बनेगी? जी आपके वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स भी है कुछ ना कुछ. जनरल पहले लिखते हैं एनर्जी इक्वेशन. क्या इसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स भी है? बिल्कुल है. तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स भी होगा. इज इक्वल टू, उसने कहा स्पीड इंक्रीज हो रही है तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी है. व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी में कोई गेन या कोई लॉस नहीं. सो बस यही एनर्जी इक्वेशन है. So work done by driving force minus work done by resistive force is equal to gain in kinetic energy. आपने gain in kinetic energy find करना है तो बाकी वैल्यूज आप पुट कीजिए. जी बताइए वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? यहाँ पे फोर्स कितनी? अब फोर्स पहले 25 थी, अब कितनी होगी? 50. सो याद रखिए फोर्स मत लिखिएगा, यहाँ पे वर्क लिखना है. एफ डी या एफ डी कॉस थीटा? एफ डी कॉस थीटा क्योंकि फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल, उसने स्टार्ट में बताया था. और डिस्टेंस है 40. कॉस angle was 30. So this is the work done by driving force. What is the work done by resistive force? जी उसने मेंशन किया हुआ है कि वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स. अगर आप यहां पढ़ें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वर्क डन against the resistance is same as that for the motion from A to M. So A से M जितनी रेजिस्टिव फोर्स थी उतनी ही B M से आगे B है. रेजिस्टिव फोर्स सेम है. तो क्या आपको रेजिस्टिव फोर्स पता है कितनी थी? A to M 866 थी. ऐसे ही है. कोई जस्टिफाई करेगा? 866 तो हमने ड्राइविंग फोर्स फाइंड किया, रेजिस्टिव तो नहीं फाइंड की थी. चले इज इक्वल टू मैं फिलहाल लिख रहा हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ इस बारे में. गेन इन काइनेटिक एनर्जी. जी कैलकुलेशन करें. 50 इंटू 40 इंटू कॉस 30 करें, उसमें से माइनस करें 866. बताइए व्हाट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी?
866, तो ये भी 866 आ रहा है। बेसिकली वो 50 से डबल हो गया ना, तो वो माइनस करेंगे 860, वही आएगा। बिल्कुल सही है, यही आंसर है। लेकिन क्वेश्चन इज, बताइए कि ये जो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स मैंने लिख दिया 866, इसको क्या आप में से कोई जस्टिफाई कर सकता है? इज दैट करेक्ट? जी, हु कैन जस्टिफाई कि ये वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स 866 ही है? हु कैन एक्सप्लेन दिस? इसने कहा है कि ए से एम जो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स है, वही एम टू बी भी है। आपको कैसे पता कि ए से एम वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स 866 है? वो तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स 866 आया था। ये स्पीड कांस्टेंट थी, और आपको पता है स्पीड कांस्टेंट हो तो फॉरवर्ड फोर्सेस और बैकवर्ड फोर्सेस इक्वल होती हैं। सो जो फॉरवर्ड फोर्स है, अब मुझे बताइए फॉरवर्ड फोर्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 40, तो बैकवर्ड फोर्स में डिस्टेंस भी सेम है। तो फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स दोनों इक्वल हुई, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट थी। क्वेश्चन में गिवन था स्पीड कांस्टेंट है, और जब डिस्टेंस भी दोनों का सेम है 40-40, तो इसका मतलब वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स भी 866 होगा। ओके, आगे फर्दर फिर वो कहता है हेंस फाइंड द स्पीड विद विच इट रीच बी। सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी आपको पता है वो है 866। गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ। मैस कितना था इसका? 35। हाफ मैस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। मुझे बताइए, मुझे v1 फाइंड करना है या v2 फाइंड करना है? हाफ मैस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर में से मुझे v1 फाइंड करना है या v2 फाइंड करना है? मैंने आपको बताया था कि v1 हमेशा लार्ज आपने लिखना है। आप बताइए कौन सी स्पीड ग्रेटर है, स्टार्ट वाली या बाद वाली? ये काइनेटिक एनर्जी में गेन है ना। सो ए पे स्पीड कम है, बी पे ज्यादा है, तो ज्यादा वाली स्पीड फाइंड करनी है। सो v1 फाइंड करना है, माइनस v2 इस उस पे स्पीड कम है, और वो क्या थी? 1.2 स्क्वायर। हमने हमेशा इसको पॉजिटिव रखना है, और पॉजिटिव तभी होगा जब v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v1 अगर आप लार्ज रखेंगे तो b पे स्पीड इज लार्ज। सो वी वांट टू फाइंड द स्पीड एट b, वी वांट टू फाइंड द स्पीड v1। सो जरा कैलकुलेशन करें इसकी और बताइए व्हाट इज v1, मीन स्पीड एट b क्या आ रही है? 866 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 35 से डिवाइड करें, उसमें 1.2 स्क्वायर ऐड करें, और फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लें। कैलकुलेटर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज होने वाला है आगे वाले क्वेश्चंस में। 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है रिता आपका? 7.037 जी। आयान, समीन, फहाम, आमिना, बताइए आप लोगों के आंसर्स क्या हैं? जलाल? सर मैंने पहले भी राउंड ऑफ किया था तो 7.13 आ रहा है मेरा। 7.13 जी, चेक कर ले सब, क्या यही आ रहा है 7.13? सर 7.13 राउंडेड ऑफ। 7.13 समीन का भी यही है। अहमद आपका?
चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। 3 सेकंड पार्ट। 3 सेकंड पार्ट का आंसर है 7.14। सो राउंडिंग आप लोगों ने जो की है उसको जरा बेहतर करें। 7.14 आंसर बन रहा है। .14 is the speed at be correct to 3 significant figures. So ये हमारा एक स्टार्ट था जिसमें एक क्वेश्चन अभी हमने किया जिसमें एनर्जी इक्वेशन यूज हो रही है। आगे हम फर्दर भी इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और तो फिर आपका बेहतर हो जाएगा। एंड बिफोर दैट अगर आप चाहें तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसको, और जितना अभी तक आपने किया उसकी प्रैक्टिस प्लीज आप कीजिएगा, ताकि हम वर्क एनर्जी इक्वेशन को आपने खुद भी ट्राई करना चाहते हो कुछ क्वेश्चन वर्कशीट में से ट्राई कीजिएगा। सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। अल्लाह हाफ़िज़।